हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया 14 जुलाई को, यानी कल। और इसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या अपडेट्स हो सकते हैं और क्या ये कल ही चंद्रमा पर पहुंच गया है या कब पहुंचेगा, ये भी हम देखेंगे। साथ साथ इसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, इसको किसके जरिए भेजा गया है, जिसमें हम बाहुबली रॉकेट यानी LVM-3 के बारे में भी बात करेंगे कि भाई ये क्यों प्रयोग किया गया। साथ साथ चंद्रयान 1 और चंद्रयान द्वितीय में क्या चीजें थी जो इसके अंतर्गत नहीं है, उसके बारे में भी समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसरो की जर्नी को भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करूंगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चंद्रयान तृतीय के बारे में। तो चंद्रयान तृतीय जो है ये लॉन्च कर दिया गया। डेट क्या थी? 14 जुलाई 2:35:17 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है, श्रीहरिकोटा द्वीप, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। इसका लाइव टेलीकास्ट आपने इसरो की तरफ से भी देखा था, कई न्यूज चैनल्स में और तमाम सारी जगह पे यहाँ पे कवर किया गया था। हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यूपीएससी लगातार ऐसे प्रश्न पूछता है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्रश्न आपको हर साल मिलते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये वाला जो मिशन है, क्योंकि जब जब कोई मिशन लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो वहां से यूपीएससी ने प्रश्न बनाए हैं। तो हमारे लिए कुछ ऐसे टेक्निकल, कुछ तकनीकी पक्ष जरूर जानने के हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि ये सारे टॉपिक्स, चाहे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स के जितने टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ने के लिए आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि हमारा है P2I बैच। इस बैच की खासियत ये है कि इसमें आपको दिल्ली आने का मौका मिल रहा है। ये बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये बैच शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, और 22 जुलाई के इस बैच में आपको सबसे पहले प्रीलिम्स की कक्षाएं मिलेंगी। 4 चरण में ये बैच चलेगा। ये कक्षाएं आपको लगातार मिलती रहेंगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की कक्षाएं आपको 22 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपका अगले वर्ष का 2024 का प्रीलिम्स आएगा, उससे 3 महीने पहले हमारा SIP प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपको इसमें मिलेगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसमें आपको रहना, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी दिल्ली आकर रहने की। और फिर आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इस बैच की खासियत है ये तीनों ही माध्यम में है, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में है। इसकी फीस 29,999 है। तो दिल्ली आने का सपना आप साकार कर सकते हैं। साथ साथ P2I बैच में मैंने आपको पहले भी बताया, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। कोर्स रिलेटेड भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो बात होनी है आज चंद्रयान मिशन तृतीय के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड के बाद हमने चंद्रयान थर्ड को भी लॉन्च किया। क्यों ऐसा किया? तो भाई चंद्रयान प्रथम जब हमने भेजा था 2008 में, तब हमने उसके ऑर्बिटर जो था उसके आसपास चक्कर लगाकर वहां की जानकारियां इकट्ठा करनी थी। दूसरा मिशन जो था उसमें लैंडिंग करवानी थी, लेकिन लैंडिंग हो नहीं पाई। किसी तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारा जो लैंडर था वो क्रैश हो गया। अब ये क्रैश क्यों हुआ और ये महत्वपूर्ण मिशन क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडिंग में रूस भी है, अमेरिका भी है, चीन भी है। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसी ने भी अभी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, मतलब साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कराई है। इसलिए भारत ये पहला ऐसा देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर लैंडिंग करा रहा है। इसलिए चंद्रयान मिशन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी कीमत भी काफी कम है। मतलब जब रूस ने भेजा, अमेरिका ने भेजा, तो उनके मुकाबले हमने बहुत ही कम कीमत पर इस प्रोजेक्ट को पूरा तैयार किया है। इसलिए इसरो को बहुत ही ज्यादा पावर हाउस कहा जाता है और इसके अलग अलग तरह के चीजें जो थी उनके आधार पर इसको क्रिएट किया गया था। जैसे शुरुआती दौर पर इसरो जो इस्तेमाल करता था वो SLV-3 का इस्तेमाल करता था। ये पहला सफल प्रक्षेपण यान था। फिर हम लेकर आए ASLV, फिर हम लेकर आए PSLV। इसने भी बहुत सारी चीजों को अंतरिक्ष में, सैटेलाइट्स को भेजना चालू किया। इसके बाद हमने GSLV को बनाया। इसी में GSLV MK3 हुआ करता था, मार्क 3 जिसको कहा जाता था, लेकिन वो सारी सैटेलाइट्स उपग्रहों को भेजने के लिए था। इसलिए हमने एक और नई चीज इसी के अंतर्गत इजाद की, जिसको LVM-3 कहा जाता है, जिसके जरिए चंद्रयान को भेजा गया है, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। उसके बारे में भी मैं आज डिटेल में बताऊंगा और साथ साथ दोनों ही बात करेंगे कि भाई ये जरूरी क्यों है, दूसरा कठिन क्यों है। मतलब चंद्रमा पर तो और भी मिशन गए, लेकिन इसको इतना खास क्यों बताया जा रहा है, तो उन चीजों को आज समझेंगे। तो देखा जाए तो चर्चा में यही विषय है कि भाई चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो गया। कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई को हुआ।
दोपहर के 2:35 श्रीहरिकोटा आइलैंड यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। इसरो के ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, चाहे सतीश धवन की बात करें, चाहे विक्रम साराभाई की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं जो आप इसरो के इतिहास में पढ़ेंगे तो इन्होंने इसरो को एक जो मजबूती प्रदान की है। और आपने इंटरनेट पर कई जगहों पर एक पिक्चर देखी होगी जिसमें साइकिल से ये सफर शुरू हुआ था और हम चंद्रयान तृतीय तक पहुंच गए। तो ये इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो विक्रम साराभाई का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद सतीश धवन ने उनके बाद बागडोर संभाली और बहुत आगे इन चीजों को लेकर गए और आज हम चंद्रयान, मंगलयान जैसे कई बड़े बड़े मिशनों को बहुत सफलतापूर्वक, बहुत ही किफायती दौर पर यानी बहुत ही कम कीमत पर इनको लॉन्च कर पा रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों ही मिशन से पहले की बात करें, मतलब चंद्रयान तृतीय की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर 2008 में हमने PSLV के माध्यम से भेजा था क्या, एक ऑर्बिटर भेजा था जो कि चंद्रमा के आसपास के लिए 2008 में था कि वो जानकारी इकट्ठा कर रहा था। फिर हमने जुलाई 2019 में चंद्रयान द्वितीय पर अपना काम करना प्रयास किया और हमने इसको GSLV MK3 से भेजा था। इसमें हमारा एक प्रज्ञान नाम का रोवर था और विक्रम नाम का लैंडर था। ये विक्रम नाम का जो लैंडर था चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही ये क्रैश हो गया क्योंकि वहां की सतह बताई जाती है बहुत ही कठिन है और इसलिए ये मिशन को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो हमारा ये कुछ हद तक हम बोले कि इसमें ऑर्बिटर भी भेजा गया था, रोवर भी भेजा गया था, लेकिन लैंडर हमारा जो कि वहां पर जाकर सारी चीजों का शोध करता, हमें जानकारियां प्रदान करता, वो नहीं कर पाया। तो इसलिए हमने फिर वापस से प्रयास किया और 2019 के बाद आज हम 2023 14 जुलाई को इसको हमने लॉन्च कर लिया। तो इसलिए इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना, साउथ पोल पर जाना, जिस पर कोई नहीं गया है। चंद्रमा पर अभी तक कौन कौन गया है? तो रशिया गया है, रूस, हम रशिया को बोल सकते हैं, यूएस को बोल सकते हैं और चाइना को बोल सकते हैं। ये 3 ऐसे देश हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी भी देश ने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कराई। इसलिए हमारे लिए ये जो मिशन है काफी महत्वपूर्ण है। अब चंद्रयान 3 की लैंडर की चंद्र की जो चंद्रमा है उसकी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, ये इसका उद्देश्य है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। तो पहला जो है चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, क्योंकि हमारा चंद्रयान जो द्वितीय था उसमें लैंडर में ही दिक्कत आई थी, तो इसलिए हमारे लिए यहां पर इसको और ज्यादा उसके अंतर्गत तकनीकी पक्ष को बढ़ाया गया है ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। तो एक पहला पक्ष ये है। और इसके रोवर को चांद की सतह पर क्या करना है? तो चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है ताकि वो आराम से जब चलेगा तो आराम से शोध कर पाएगा। तो 3 उद्देश्य हैं इसके। तो पहला मैंने बताया कि लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित सेफ लैंडिंग कराना, उसको चंद्रमा की सतह पर चलाना और वहां मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका वैज्ञानिक परीक्षण करना। क्योंकि यहां बताया जा रहा है कई ऐसे तत्व हो सकते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे टाइटेनियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ऐसे कई रेयर मेटल्स जो हैं वो वहां मिल सकते हैं। तो इसकी ये शोध करके लाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद की 1 दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। मतलब जो भाई चंद्रमा पर जो 1 दिन होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे ये चांद की सतह पर पहुंचेगा तो जो लैंडर और रोवर है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटर है ही नहीं, देखिए ये मिशन से हमने जो भेजा है, कभी भी कोई रॉकेट आप देखेंगे तो इसका जो ऊपरी भाग होता है उसी के अंतर्गत मोस्टली जो यान होते हैं। जैसे चंद्रयान की जितनी भी चीजें हैं और इसमें क्या क्या है, तो आपका रोवर है और एक लैंडर है, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है तो समझिए, लैंडर को अगर हम देखते हैं तो भाई लैंडर वो चीज है जैसे कि आप प्लेन उड़ रहा था और प्लेन उड़ते उड़ते जब जमीन पर लैंडिंग करने लगा तो लैंडिंग करने में उसके पहिए निकलते हैं और फिर वो वापस से चीजें सतह पर आ जाता है। वैसे ही इसके अंतर्गत पहले जो 2 मिशंस थे, जैसे मैंने आपको बताया, इनमें 3 चीजें हुआ करती थी। मतलब अगर ये मिशन भेजा गया है तो इसमें एक ऑर्बिटर है। ऑर्बिटर का मतलब कि उसकी कक्षा के आसपास घूमकर जानकारी देगा। एक रोवर था, ये रोवर जो है इसी रोवर के माध्यम से धीरे धीरे वो लैंडिंग करता है। जैसे आपने ड्रोन उड़ता हुआ देखा है, तो ये इस माध्यम से, रोवर के माध्यम से लैंडिंग कराई जाती थी। तो प्रज्ञान रोवर और फिर विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर थे। इसमें से ऑर्बिटर को हटा दिया, इसमें बस बचा है लैंडर और प्रज्ञान रोवर। मतलब इसमें रोवर और लैंडर की ही भूमिका है। इस वाले मिशन में सिर्फ हमें सतह पर पता करना है, क्योंकि हमने जो पुराना मिशन था वो पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, क्योंकि पुराने मिशन में लैंडर फेल हुआ, ऑर्बिटर फेल नहीं हुआ, उसने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके हमको दी।
हमें अभी जो जानकारी चाहिए वो एकदम सतह से जुड़ी हुई जानकारियां चाहिए, जैसे कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, जैसे छोटा नागपुर पठार है, अब छोटा नागपुर पठार में कौन कौन से खनिज मिलते हैं ये वहां जाकर ही पता चलेगा। वैसे ही चंद्रमा की सतह पर जब ये लैंडर पहुंचेगा तो वहां से कई तत्वों की जानकारी भारत को प्रदान करेगा और फिर हम उस जानकारी के आधार पर पता लगाएंगे कि यहाँ कौन कौन से तत्व हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्या है कि ये चांद की सतह पर पहुंचेगा और वहां पर लैंडर और रोवर ही रहेगा, ऑर्बिटर की तो बात ही नहीं होगी। और ये एक दिन, मतलब भाई चंद्रमा के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और फिर सारी जानकारियां हमको मिलती जाएंगी। इसके अलावा ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि हमने इसमें 700 करोड़ रुपए, लगभग 700 करोड़ कहा जा रहा है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट लगभग 650 करोड़ से कम ही है, तो करीब 700 करोड़ रुपए या फिर हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि भाई 630 करोड़ के आसपास हमने इसके ऊपर लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए अहम है, क्योंकि इस मिशन का लैंडर चांद के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मौजूद है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, साउथ पोल की बात कर रहे हैं। और चाहे अमेरिका को ले लिया जाए, चाहे रूस को ले लिया जाए, चाहे चाइना को ले लिया जाए, किसी के पास उसकी जानकारी नहीं है। तो भारत पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानकारी देगा। तो इस मिशन का लैंडर चंद्रमा के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों, जो हम बोल रहे हैं एलिमेंट्स को, कई तरह के ऐसे रासायनिक तत्व, ऐसे केमिकल एलिमेंट्स को जांच करेगा जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी देखेगा। और चंद्रयान तृतीय के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता है। जैसे चाइना हर जगह पे हमसे आगे आ रहा है, तो भाई इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चाहता है कि भाई हम चाइना को इस जगह पे काउंटर ना करने दें। और चाइना कई तरह से तकनीकी पक्ष में जो आगे बढ़ रहा है, तो वो कई तरह से भारत को दबा सकता है, चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला हो। तो इसरो इसके लिए भी है कि भाई चाइना ने ऑलरेडी अपना मिशन लॉन्च किया था, तो हम साउथ पोल पर जाना चाहते हैं, जो पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। इसके अलावा चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातु मौजूद होने की उम्मीद है, जो मैंने बताया था आपको, चाहे वो सोना हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है। तो इनकी जानकारियां मिलेंगी और पता चलेगा कि भाई ये तत्व भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बात की कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें भेजी जा रही हैं चंद्रयान तृतीय के जरिए। तो भाई चंद्रयान तृतीय जो है, जिसको किससे भेज रहे हैं हम, LVM 3 से, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। इसमें ये 3 चरण होंगे। भाई आपने कल अगर मिशन देखा होगा तो सबसे पहले ये जलना चालू हुआ था, तो इसके अंतर्गत होता है ठोस ईंधन। ठोस ईंधन के बाद यहाँ पर इसका जो लिक्विड होता है या तरल ईंधन जलता है, और फिर क्रायोजेनिक, ये 3 स्टेजेस वाला हुआ करता था। तो इसमें हमने जो भेजा है वो क्या भेजा है, एक विक्रम नाम का लैंडर भेजा है, जो वहां जाकर लैंडिंग करेगा। क्योंकि चंद्रयान द्वितीय में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई थी कि हमारा लैंडर क्रैश हो गया था। इसकी मिशन लाइफ जो बताई जा रही है, कितने दिन तक एक्टिवेट रहेगा, तो 1 लूनर डे, मतलब चंद्रमा के 1 दिन यानी पृथ्वी के 14 दिन तक ये पूरी जानकारियां इकट्ठी करेगा। इसका वजन लगभग 1750 किलोग्राम है। इसमें 3 पेलोड हैं। इसका काम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसके अलावा प्रज्ञान नाम का जो रोवर है, इसकी मिशन लाइफ भी 14 दिन की है। इसका वजन 26 किलो है। इसमें 2 पेलोड है और चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी और खनिज का पता लगाना है। तो लैंडर क्या करेगा, वहां पर लैंडिंग करेगा और रोवर सारी जानकारियां इकट्ठी करेगा। तो हमने सिर्फ 2 ही चीजों को यहां पर जोड़ा है, जो कि विक्रम नाम का लैंडर और प्रज्ञान नाम का रोवर है। इसके अलावा इसको जिससे लॉन्च किया गया है, जिसको हम बाहुबली रॉकेट कह रहे हैं, वो कौन सी चीज है, LVM M3। LVM M3 की बात कर लेते हैं, जिसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है। यही महत्वपूर्ण रॉकेट है जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जा रहा है, जो 3 स्टेजेस वाला है। इसमें अगर हम बात करें तो ये LVM देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है और इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है। तो ये आपने देखा भी होगा कल, ये 43.5 मीटर लंबा है और 640 टन इसका वजन है। और ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। अब ये पेलोड शब्द आ रहा होगा आपको बार बार, तो भाई पेलोड का मतलब क्या है, तो पेलोड का मतलब यही है कि जैसे आप कोई लोडिंग ऑटो किया, अब उस लोडिंग ऑटो में 10 किलो सामान जा सकता है, 50 किलो सामान जा सकता है, तो वो उसकी पेलोड क्षमता हो गई, वो कितना सामान ले जा सकता है। तो ये रॉकेट जो है पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। दूसरा, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन करीब 1.7 टन है और इस प्रोपल्शन का वजन करीब 2.2 टन, और लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है। भाई लैंडर के साथ साथ रोवर भी तो है जो सारी जानकारियां इकट्ठी करेगा। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें लेकर कौन जा रहा है, LVM 3 जा रहा है।
यानी कुल पेलोड करीब 3 टन का हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका पूरा लैंडर मॉड्यूल भी है जो कि लगभग 1.7 टन का है। प्रोपल्शन का वजन लगभग 2.2 टन है, क्योंकि इसके अंतर्गत ईंधन भी तो चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो ईंधन भी तो जलेगा, तभी तो इसको ऊपर लेकर जाएगा, जो पलायन वेग के विपरीत चलता है। यानी कुल पेलोड करीब 3 टन का है, और इस 3 टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक ले जाना काम LVM-3 ही करेगा, जिसको बाहुबली रॉकेट कहा जा रहा है। और ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। 3 स्टेज रॉकेट का मतलब, जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी में क्या चलता है, आप पेट्रोल की गाड़ी, मतलब आपने कोई 2 व्हीलर चलाई तो उसमें पेट्रोल डलवाया, तो वही पेट्रोल से आप कहीं पर भी जाएंगे तो पेट्रोल ही काम आएगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें अलग अलग चरण पर अलग अलग इंजन काम करते हैं, अलग अलग फ्यूल काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके साइड में ये जैसा जलता हुआ दिख रहा है, ये है आपका सॉलिड फ्यूल, ये ठोस ईंधन है। ये ठोस ईंधन जलता रहता है, इसमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर लिक्विड इंजन चालू होता है, ये दोनों चीजें इससे डिटैच हो जाती हैं, गिर जाती हैं। फिर आपका तरल ईंधन जलना चालू होता है। फिर थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक होता है। तो ये 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें कई तरह का फ्यूल जलता है, और ये बहुत तेज गति से ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद करता क्या है, तो ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि भाई ये करेगा क्या। तो इसकी कक्षा को समझिए कि ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो ये जैसे ही ऊपर, वैसे तो ऊपर पहुंच ही चुका है, लेकिन अभी इसको और दिन लगेंगे चंद्रमा की सतह पर जाने पर। तो ये जैसे ही पहुंचा है पृथ्वी की कक्षा से बाहर, तो ये इस तरीके से पृथ्वी के क्या करेगा, अलग अलग चक्कर लगाएगा, और इसका प्रपोल्शन इसको इसकी कक्षा में लगातार बढ़ोतरी करता रहेगा। मतलब ये दूर जाता जाएगा पृथ्वी की कक्षा से, और फिर ये और दूर जाता जाएगा, और करते करते ये इतना जब दूर जाएगा तो फिर ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा, और बाहर जाने के बाद फिर ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। भाई चंद्रमा के इस तरीके से सबसे दूर से चक्कर लगाता रहेगा, फिर और कम हो जाएगा इसका स्पेस, और करते करते ये धीरे धीरे लगभग 40 से 45 दिन इस प्रोसेस में लगेंगे, और फिर जाकर ये चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा। तो ये आज 14 जुलाई की बात की है हमने। तो भाई 14 जुलाई से लगभग इसको 40-45 दिन का समय और लगने वाला है। तो अगस्त में ये लैंडिंग हो पाएगी। तो हम इसको सफल तब मान पाएंगे, मतलब अभी तो हमने यहां से तो सफल इसको भेज दिया है, अब ये पृथ्वी के कई दिनों तक चक्कर लगाएगा, और पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद ये चंद्रमा की कक्षा के आसपास जाएगा। और फिर हमारा जो लास्ट टाइम 2019 में प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी, वो लैंडर ही क्रैश हुआ था। अब लैंडर क्रैश हो गया क्योंकि वहां की सतह बहुत उबड़ खाबड़ है। तो हमारे लिए अगस्त तक का वेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे कहा जा रहा है कि हमने और भी अच्छे से तैयारी करी, जो पिछले मिशन में हमारे से गलतियां हुई उसको हमने और सुधारा है। तो इस बार सेफ लैंडिंग की गुंजाइश है, और आशा यही है कि भाई भारत का ये मिशन सफल हो, और भारत पहला ऐसा देश बने जो दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के पहुंचे और वहां की सतह की सारी जानकारियां आपको प्रदान करें। तो 1.5 महीने तक का इसमें चांद तक का सफर है, जिससे धरती से चांद की दूरी लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। तो इसको उस हिसाब से देखिए, इसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट एक अनुमान लगाते हैं, लेकिन कई बार विपरीत स्थितियां भी होती हैं। तो एक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बस एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि लगभग 45 से भाई 48 दिन भी लग सकते हैं। कई लोग 23-24 अगस्त तक भी कह रहे हैं। तो अब ये जो चीज है इसमें फेरबदल हो सकता है, ये ऑन द स्पीड, ऑन द सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हुए है, क्योंकि भाई चंद्रमा की दूरी आप देखें तो 3.8 लाख किलोमीटर है। तो लगभग 3.8 लाख किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा। कैसे करेगा, तो इसमें चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी की ऑर्बिट में भेज दिया गया है। अब ये पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, जो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये पृथ्वी की कक्षा पे ही तो घूम रहा है, और फिर घूमते घूमते जब ये पृथ्वी की कक्षा छोड़ेगा तब चंद्रमा की कक्षा की ओर जाएगा। तो इस तरीके से रहेगा। तो चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी की ऑर्बिट में भेज दिया गया है। वो धरती का चक्कर लगाता रहेगा, और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके, उसमें प्रोपल्शन है, ईंधन है, उसका इस्तेमाल करके अपने को थोड़ा दूर और दूर और दूर करते हुए दायरा बढ़ाता रहेगा, और एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा, और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा। और शुरू करते करते चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्शन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब ये तो बात हो गई। अब बेसिकली अगर हम बात करें ये मिशन इतना भी टफ क्यों है, आप बोलेंगे कि भाई ये अगर रोवर पृथ्वी पर आ सकता है, भाई पृथ्वी पर भी तो अलग अलग तरह की सतह है, कहीं पर तो पहाड़ होता है, कहीं पठार होता है, कहीं पर मैदान होते हैं पृथ्वी पर, कहीं नदियां होती हैं, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है। भाई चंद्रमा तो पृथ्वी से छोटा ही है, हम जब पृथ्वी पर रह सकते हैं तो चंद्रमा पर इतना कठिन क्यों। देखिए
दो तीन चीजें हैं यहाँ पर भाई चंद्रयान के लिए कठिनाई क्या है। तो अगर हम कठिनाइयों की बात करें तो सबसे पहली चीज है कि भाई जैसे पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण लगभग 1/6 भाग हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे भारत में या कहीं पर भी इस पृथ्वी के ऊपर कई लोग पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं। भाई प्लेन से जब गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं और पैराशूट उनको सेफ लैंडिंग करा देता है। अब ये सेफ लैंडिंग कैसे हो पाती है? क्योंकि भारत में या फिर पूरे पृथ्वी के ऊपर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, तो धीरे धीरे यहाँ पर हम लैंडिंग अच्छे से कर पाते हैं। वहां पर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई वायुमंडल का अभाव है। इसके अलावा जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर जो सतह है वो समान नहीं है। तो इसलिए ये दो कंडीशंस ऐसी हैं। और साथ साथ तीसरी कंडीशन हम बोल सकते हैं कि भाई यहां पर जो तापमान है वो भी काफी नीचे होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर नहीं पहुंच पाता है। तो भाई सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऊर्जा का कोई साधन ही नहीं रहता। तो इस कारण चंद्रयान तृतीय के लिए ये सारी चुनौतियां हैं कि भाई वो चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर आसानी से लैंडिंग करे। क्योंकि अगर इतनी आसान होती तो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर ही हो जाता। चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, वो दक्षिणी ध्रुव पर जाते। लेकिन इसरो ने ये काफी जो है एक बोला जाए कि बहुत मजबूती का काम किया है, बहुत ही ज्यादा एक ब्रेवरी का काम किया है कि भाई दक्षिणी ध्रुव को भेजा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर है, जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो होप ये सारी चीजें आपको समझने आई होंगी। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में भी बताया था P2I बैच स्टडी IQ का है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। मेरा कोड है ये मनीष लाइव, और तीनों माध्यम में आपको मिल जाएगा। 29,999 इसकी फीस है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर बताइएगा। इसके अलावा इसकी PDF यहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।